चलो बेसिक से देखो क्वेश्चन, घर में जाके देखा, पेपर देखा एक बार घर जाके, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन तो देखो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। पिछला जो हमने वो सॉल्यूशन वगैरह जो हमने किए हैं पिछली बार, कई सॉल्यूशन, ठीक है, तो उनमें से कई बार आ रखे हैं वो पेपर में, सुने हुए जो तुमने लिखे हुए होंगे, कई क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, चलो उनको तो देखते रहेंगे हम लोग। सबसे पहला कितना होगा, सबसे पहला देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा राज्य सीढ़ीदार कुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाता है हमारे पास, कौन सा है सीढ़ीदार कुओं के लिए? वो हो जाता है हमारे पास कौन सा, गुजरात। अगर कभी गुजरात ऑप्शन में ना आए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, राजस्थान, ठीक है। बावड़ी जिनको बोलते हैं ना, बावड़ी सुना है तुमने बात, जैसे रानी, गुजरात में सबसे ज्यादा जो फेमस है बेटा वो है रानी की बाव, ठीक है। रानी की बाव जो है सबसे ज्यादा फेमस है। ये कुएं कैसे होते हैं बेटा, सीढ़ीदार कुएं होते हैं, ठीक है। सीढ़ीदार कुएं, रानी की बाव अगर कभी आएगी, ठीक है, तो रानी की बाव को हमने क्या किया, 2014 में यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने जो है 2014 में इसको अपने अमूल धरोहर में, यानी अपने विश्व विरासत स्थलों में शामिल भी किया हुआ है, ठीक है। तो रानी की बाव, ठीक है, जैसे चांद की बावड़ी, ठीक है, राजस्थान में है। तो इन जगहों पर सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते हैं। ये दो काम के लिए आते थे उस समय, एक तो बचाव के लिए भी आते थे जब कोई युद्ध करता था, और पानी के काम भी आता था, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना। अच्छा, तुमने वो देखी पीके मूवी देखी है? पीके मूवी देखी है? वो जहां पर बैठा रहता ना रात, जो उसका ध्यान रहता था, और रात को सीढ़ी में बैठता था, फिर नीचे जाता था, तो वो है बाव, उसको बोलते हैं बाव। सीढ़ीदार कुएं होते थे, तो ऐसी सीढ़ियों से जाते जाते अंदर एक कुआं होता था, तो वहां से पानी लाया जाता था। और सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई आक्रमण करता था तो अंदर ही अंदर क्या बनाते थे, वो सुरंग टाइप की बनाते थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से तो सबसे फेमस यही है बेटा, रानी की बाव। तो ज्यादातर कुएं जो है हमें कहाँ पर मिलते हैं, गुजरात में भी। कभी अगर ऐसा आए, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कभी अगर आए याद रख सकते हो तो, ठीक है। तो भीमदेव प्रथम, ठीक है, भीमदेव जो प्रथम था, चालुक्य जो शासक था हमारे पास, कहां पर, गुजरात में हुआ करता था। ये है कहां पर, ये पाटन में है बेटा। उस समय अइलवाड़ा एक क्षेत्र हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी पाटन, इसीलिए यहाँ पर पाटन का भी युद्ध हुआ था 1189 के आसपास, मोहम्मद गौरी के समय पर जब आक्रमण था, ठीक है। वो था ना मूल राज द्वितीय उस समय शासक था, इसका भाई था भीमदेव, और इसकी माता जिसका नाम था नायिका देवी, इन्होंने इसको हराया था बेटा, गौरी को, और गौरी की पहली हार थी, संभव भारत में पहली हार, तो वापस चला गया था। तो यही है, वो रानी की बाव वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास, कहां पर, ग्रामीण में, ठीक है। तो ग्रामीण में हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बायोगैस। तो ग्रामीण से ऊर्जा का सबसे बड़ा कौन सा है, बायोगैस। हमें ऊर्जा जिससे हम लेते हैं, मिट्टी तेल से भी है, तो मिट्टी तेल का ज्यादातर हम किसमें, रोशनी या प्रकाश के रूप में भी करते हैं। लेकिन ऊर्जा की अगर इन चार में से अगर हम किसी सटीक ऑप्शन की बात करते हैं तो बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस हमने पढ़ा है, क्या बोलते थे इसको, बायोगैस को क्या बोलते हैं, जैसे वो देखा तुमने गांव में पहले एक स्कीम भी चलाई थी, ऐसे गड्ढा खोद के उसमें क्या किया जाता है, गाय का जैसे गोबर, पत्ते, पुरानी घास छोटी, उनको मिलाकर सड़ा गलाकर क्या डाल दिया जाता है उस गड्ढे में, जो बनाया जाता है वो, फिर वहां से गैस, क्योंकि उसमें कौन सी गैस बनती है इन सब में, CH4, ठीक है, मीथेन वगैरह, CO2, मीथेन वगैरह, ऐसी बहुत सारी गैसें बनती है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। और फिर तार के माध्यम से क्या किया जाता था, फिर उसका यूज हम करते थे, क्योंकि कम करने के लिए। फिर ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन, नवीनीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। तो हमने इसकी तरफ क्यों गए थे, क्योंकि ये किस प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। जब तक पशु पक्षी है, मनुष्य है, तो क्या अवशिष्ट पदार्थ बनता रहेगा और हम उससे ऊर्जा कंज्यूम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज में आते हैं। जैसे अब हम बायोगैस तो खैर इतना ज्यादा अब है नहीं, क्योंकि सरकार नई नई योजनाएं ला रही, उज्ज्वला योजना चला दी धुएं से कम करने के लिए, तभी तो चला रही है उज्ज्वला योजना। पौड़ी से उत्तराखंड सरकार ने जो मुख्यमंत्री जो रिफिल, गैस रिफिल योजना चला दी हमने, ठीक है, कि भाई जो जैसे कम तबके के जो परिवार है उनको क्या दी जाएगी, फ्री की, मतलब उसमें एक दो सिलेंडर फ्री उसमें रिफिल कराए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो फिर कौन सा हो जाएगा इसमें, बायोमास या बायोगैस। डियोगे गार्सिया अगर हम देखें किस महासागर का एक द्वीप है, तो हमारे पास कहां पर हो जाएगा, हिंद महासागर, ठीक है। कहां का हो जाएगा, हिंद महासागर में। ध्यान रखना, ये चांगलो करके एक द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। चांगलो इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप होता है, डियोगे गार्सिया। ये क्यों प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हिंद महासागर में यहाँ पर यूएसए और ब्रिटेन का एक सैन्य अड्डा भी है, इनकी नेवी का एक सैन्य अड्डा भी है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इनकी नेवी का एक सैन्य अड्डा भी है जो हिंद महासागर में मिल जाती है। इसी हिंद महासागर में अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा हमारे पास छोटा सा द्वीप कौन सा होगा,
मेडागास्कर, ठीक है, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो फिर इसी तरीके से हिंद महासागर, तो हमने कहा भाई पहले जिसके हिंद के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है तो कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर ही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, शिवा समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है, द्वीप, द्वीप नहीं होना बेटा इसमें, ठीक है, जलप्रपात, ठीक है, कौन सा शिवा समुद्र जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है हमारे पास, कावेरी नदी बनाती है, ठीक है, कौन सी, कावेरी नदी बनाती है। फिर देखो जैसे हमारे पास अगर हम जलप्रपातों की बात करते हैं तो जलप्रपात में सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, पुंजिकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, वाराही नदी बनाती है। जोग जलप्रपात कौन सी बनाती है, शरावती नदी बनाती है कर्नाटक में। हमारे पास अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में कौन सा, चित्रकूट, ठीक है, कौन सा, इरावती नदी बनाती है। गोवा में कौन सा, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी बनाती है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कौन बना, नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास थोड़ा से जलप्रपात की संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अगला कारण, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा, क्या ऑप्शन किया बताओ, कौन सा, कौन सा, ए, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सहकारी जो खेती है वो भाई भारतीय कृषि में कम उत्पादकता कारण नहीं दर्शाती। देखो पहले अगर इन तीनों की बात करें, अपर्याप्त इनपुट की उपलब्धता है हमारे पास, इनपुट ही नहीं है, कहां पर क्या है, पहला, ठीक है। भूमि जोतों का उपविभाजन और विखंडन, क्योंकि हमारे यहाँ जोतों का क्या है, बहुत ज्यादा डिवाइडेशन। जैसे एक प्रश्न यहाँ से कई बार बनता है पेपरों में, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है, 0 से 1 हेक्टेयर, और लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल में जोतों के आधार पर देखें तो सीमांत जोत जो है 67% है। छोटी छोटी जोत मतलब छोटे छोटे खेत है हमारे पास, एक जगह पर बहुत बड़ी वाइड फार्मिंग नहीं है भारत में। तो अब भारत की कृषि का सबसे प्रमुख को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक भी है, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी जोत है बेटा वो लगभग हमारे पास 0.07% है। इतना परसेंट, 0% है, मतलब मान के चलो बड़े खेत नहीं है हमारे पास। हमारे पास कैसे हैं, छोटे छोटे खेत। मेरे ही 10 खेत होंगे लेकिन क्या होंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे। तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी कृषि के ऊपर भी, ठीक है। खराब वित्त और विपणन सुविधाएं, हाँ बिल्कुल सही है। खराब वित्त हमारे पास, किसानों के लिए ऋण का अभाव है, पैसे ही नहीं है किसानों के लिए, क्या नहीं है, उनके अनाज के विपणन का मतलब क्या होता है, विपणन का मतलब बेचना, ठीक है। यानी उनके एक तो जो खराब वित्त है, किसानों के लिए पैसे की उपलब्धता नहीं है, ऋण की उपलब्धता नहीं है, और अगर उन्होंने उगा भी दिया है, साधन अगर उगा भी दिया है तो उसके विपणन मार्केटिंग का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कैसे मार्केट किया जाएगा। उनको पता चला जरूरत से ज्यादा उगा दिया तब क्या होगा, उसकी तो मेहनत गई ना। हालांकि सरकार में अब ये चीजें बेटा आपको खुद सोचनी है धीरे धीरे के, ये कॉन्सेप्ट बताए, देखो बता तो मैं सकता हूं पर मैं समझा नहीं सकता। समझाने का मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है खुद जोड़ने पड़ते हैं बेटा, खुद कनेक्ट करने पड़ते हैं सारे। अब देखो सरकार विपणन की सुविधा, जैसे वित्त की सुविधा के लिए सरकार क्या कर रही है, नई नई किसान पेंशन योजना लगा दी, किसानों के लिए क्या कर दिया, जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया, ये ग्रामीण बैंक है, ये क्या करते हैं कृषि के लिए क्या देते हैं, लोन देते हैं कि ले जाओ भाई, तो दे रहे नहीं दे रहे, बीजों की गुणवत्ता के लिए लोन देते हैं। हमने कहा विपणन मार्केटिंग के लिए सरकार कह रही है कि भाई रोडें कर दी, हमने क्या बड़ी बड़ी मंडियों का निर्माण कर दिया। सरकार कह रही कि अगर तब भी नहीं कोई तुमसे खरीदता है तो भाई 22+1 फसलों पर क्या कर दिया, मुख्य रूप से 22 क्या कर दिया, एमएसपी लागू कर दी। ये तो की एमएसपी है क्या, है क्या। हमने कहा कि फसल उगाने से पहले ही सरकार उनके साथ कीमत तय कर देती है कि कोई तुम्हारे फसल नहीं खरीदेगा ना, पहले तुम बेचना, कोई नहीं खरीदेगा तो लास्ट में इतने रेट पर किसे बेच देना, हमें बेच देना, सीधी सी बात, ठीक है। हालांकि सरकार इनमें काम कर रही है बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई अभी भी इतनी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया ये सारी चीजें। अब सहकारी खेती, सहकारी खेती क्या होती है बेटा, सामूहिक तौर पर होती है, ध्यान रखना, यानी कि सब लोग जो है, जैसे सारे परिवार मिलकर, सारे लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सामूहिक कृषि करते हैं, उसका विपणन भी क्या करते हैं, अपने साथ अपने हिसाब से फसलें उगाते हैं और अपने हिसाब से उनका क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो फिर ये भारतीय जो कृषि में है इसकी उत्पादकता, तो ऐसी कृषि में उत्पादकता कम होगी कि ज्यादा, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी का सामान लगा रहे हैं, अपनी मर्जी की कृषि कर रहे हैं, अपनी मर्जी का विपणन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कितने में बेचना है हमारी मर्जी है, सरकार का कोई वो नहीं है। तो उत्पादकता कम होगी कि बढ़ेगी, उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी भाई, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है। तो तट पर आधारित, ध्यान रखना, ठीक है, तट पर आधारित जो पहला इस्पात संयंत्र भी है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, विशाखापट्टनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापट्टनम में। भारत में इस्पात संयंत्रों की अगर बात करते हैं, आगे भी आएगा वैसे वो, पर चलो यही समझ लेते हैं। इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी जब चली 1956 से, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, तो इसमें हमने किसको दिया था बेटा, किसको दिया था हमने, भारी उद्योगों को क्या दिया हमने, यहाँ पर कहा कि भारी उद्योग हम लगाएंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने 3 फैक्ट्रियां लगाई थी, कौन कौन सी हैं जरा बताओ। सबसे पहले हमने कौन सा लगाया, राउरकेला, जर्मनी की सहायता से लगाया, हाँ। दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से लगाया बेटा, बंगाल में, ठीक है, हाँ। तीसरा तुमने बताना है, मैंने नहीं, बताओ, याद करो कौन कौन से, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, बताओ। बोकारो चौथी में, तीसरी में है बेटा, बोकारो हमारे पास झारखंड में हो जाती है, वो किस में हो जाएगी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी में अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम में, यही, ठीक है, हमारे पास विशाखापट्टनम में हो जाएगी। हमारे पास तमिलनाडु में क्या है, सेलम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हो जाती है, ठीक है। तो राउरकेला है, दुर्गापुर है, और हमारे पास कौन सा है बेटा, भिलाई, ठीक है। ये 3 जो है ये क्या कर दिए गए थे, 3 के 3 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, बोकारो तीसरी में, और जैसे ये विशाखापट्टनम और सेलम ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हो जाएंगे। इस्पात संयंत्रों की अगर बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा, चलो उनको आगे देखते हैं, फिर चलो उसी में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे उनको, ठीक है। तो ये इस्पात जो है यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्न में से किसका उपयोग भारत में कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा बड़े पैमाने पर, कपास का। कपास की अगर हम बात करते हैं बेटा तो कपास जो है हमारे पास कौन सी मिट्टी जो है इसके लिए, तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है तो हमारे पास कौन सा, गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है, इसलिए कपास उत्पादन में गुजरात का हमारे पास प्रथम स्थान भी हो जाएगा। काली जो है इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम जूट के बारे में, ठीक है। जूट जो है ये काली मिट्टी है, जूट किस मिट्टी में होता है बताओ जरा, परसों ही बता रखी है चीजें, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। जूट सर्वाधिक भारत में कहां पर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। जूट और पटसन, ठीक है, इसी के लिए, और इस जूट और पटसन की खेती के लिए एक बारिश यहाँ पर होती है वेस्ट बंगाल में मानसून आने से पहले, कौन सी वर्षा होती है, जैसे वर्षा हमने कहा ना कि जैसे कर्नाटक वाले क्षेत्र में कौन सी आती है, आम्र वर्षा आ जाती है। हमारे पास केरल वाले क्षेत्र में फूलों की बौछार आती है चाय और कहवा के लिए। ऐसे यहाँ पर कौन सी आती है, यहाँ पर कौन सी आती है, बहुत बढ़िया, कौन सी आती है बेटा, काल वैशाखी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, जो क्या करती है, जूट और पटसन की खेती के लिए क्या बनती है, लाभदायक बनती है, ठीक है। तो ये भी जानो मानसून आने से पहले की ये घटना यहाँ पर होती है, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई उद्योग जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये किस चीज के लिए हमारे पास, लोहे इस्पात के लिए, ठीक है, भिलाई। तो अभी जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 यो लगी, तीसरी में हमारे पास बोकारो, चौथे में वो परियोजनाएं यहाँ पर लग जाती है। और भिलाई जो है हमारे पास छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और रूस की सहायता से इसको लगाया गया था, लोहे इस्पात उद्योग के लिए जानी जाती है। सारामती किस की सबसे ऊंची चोटी है, सारामती किसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटा, नागा की, ठीक है, कौन सी, नागा की पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ी भी लिख लेना, जनजाति भी है। तो नागा की जो पहाड़ी है कहां पर है हमारे पास, अरे कहां पर है, नागा की पहाड़ी नागालैंड में, ठीक है, नागा जनजाति भी रहती है यहीं पर, और इसी नागालैंड की पहाड़ी में, नागा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है बेटा सारामती। इस चोटी को नागालैंड का ताज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसी चोटी को नागालैंड का ताज भी कहा जाता है। वहीं अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में हमारे पास 2 प्रश्न बन जाते हैं, हिमालय में हमारे पास 2 प्रश्न बन जाते हैं। क्या प्रश्न बनेंगे, तो हिमालय की अगर हम ऊंची चोटी की बात करते हैं, अगर पूरे हिमालय की बात आएगी, कोई विभाजन नहीं आएगा, तो सीधे हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं, पूरे हिमालय की, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है, हम पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट, कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट। बृहत हिमालय की भी बात आएगी तो बृहत हिमालय में भी कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट। अगर आया कि भारत में स्थित हिमालय, भारत में स्थित जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा, कहां पर हो जाएगी, सिक्किम में, असम हिमालय में, ठीक हो गया। अगर बात आएगी ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी, हमारे काराकोरम जो श्रेणी है वहां पर कौन सी है, K2, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से
जाना जाता है। लेकिन पूरे हिमालय आएगा तो एवरेस्ट हो जाएगा। और बृहत हिमालय, क्योंकि सबसे ज्यादा चोटियां भारत विश्व की कहां पर, कौन से हिमालय में, बृहत हिमालय में, इसलिए बृहत हिमालय की भी कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट। चलिए बात करते हैं नीलगिरी की। नीलगिरी की अगर बात करें, नीलगिरी की कौन सी हो जाएगी हमारे पास, डोडा बेटा। डोडा बेटा, और ये डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और हाँ, कंचनजंगा हमारे पास भारत में स्थित हिमालय की, भारत में जो स्थित हिमालय, असम हिमालय में, ठीक है, तो वहां पर है, भारत में स्थित जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी। वैसे तो भारत में हिमालय कौन सा है हमारे पास, नंदा देवी भी है हमारे पास, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल हिमालय में, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हाइट पर वो है। नीलगिरी की अगर बात करते हैं तो नीलगिरी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा जो है ये क्या है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अरावली की अगर बात करते हैं तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। किस पर है, माउंट आबू पर। माउंट आबू एक पर्वत है, उसका सबसे ऊंची चोटी है हमारे पास कौन सी, गुरु शिखर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फटाफट तुमने बताना है, कौन से, अनाईमुडी। किस पर है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, ठीक हो गया। फिर अगर हम आते हैं तो जैसे अरावली की कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी हमारे पास। अगर हम देखें सतपुड़ा, सतपुड़ा की धूपगढ़ी। अगर महादेव भी आए तो महादेव की कौन सी है, धूपगढ़ी हमारे पास। अगर देखें तो मेकाल की कौन सी हो जाएगी, मेकाल की अमरकंटक, ठीक है। तो हमारे पास होगी छोटा नागपुर के पठार की कौन सी होगी, पारसनाथ, ठीक है, उसकी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, सैडल पीक, ठीक है। हाँ, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना भाई, इन चोटियों के बारे में, ठीक है। वैसे अगर हम वेस्टर्न घाट पर जा जाएंगे, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी हो जाएगी, कुंद्रेमुख, ठीक है। चलो 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है, मैग्रोव वनस्पति, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण 24 का परगना, राजेंद्र खाली वन, ठीक है। अगर ये इतना भी नहीं आया ना, सीधे मैग्रोव वन याद रखना आपने, कौन सा, तटीय क्षेत्रों पर, बस इसको याद रख लेना, सब सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लवणीय वनस्पति। लवणीय जो वन पाए जाते हैं, नमकीन जो है, खारे पानी में मिलते हैं, तटों पर मिलने वाले होते हैं, मैग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वन जो है वेस्ट बंगाल और गुजरात, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्रोव वन मिलते हैं। इन्हीं मैग्रोव वनों में, वेस्ट बंगाल में, इन्हीं मैग्रोव वनों में सबसे ज्यादा जो एक पेड़ उगता है उसको कहते हैं सुंदरी नाम का, ठीक है। कौन सा, सुंदरी नाम का बेटा है, इसीलिए उस डेल्टाई क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक हो गया। चलो, निम्न में से कौन सा ऊंचाई वाला इलाका तेलंगाना के पठार का हिस्सा नहीं है। कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन इतने कंफ्यूजन है ही नहीं कि जिसमें आप क्या हो सको, जिसमें आप क्या हो सको, कंफ्यूज हो सको, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो, तेलंगाना का पठार, कहाँ तेलंगाना रह गया, कहाँ हमारे पास क्या रह गई, अरावली। अरावली का विस्तार कहाँ से है भाई, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में है तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो अरावली हो जाएगा। बाकी जैसे वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सब किसके पठार के भाग हो जाते हैं बेटा, तेलंगाना के पठार का भाग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलो, वलयाकार पैटर्न में नदियां बहती हैं, नदियां बहती हैं, एक अंगूठी की तरह जो है, क्या बहती हैं, वलयाकार पैटर्न में बहती हैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बस आपको दो चीजें याद रखनी है। हमारे यहाँ पर तो बहुत थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट वाला है, बस एक चीज ध्यान रखना है आपने, बस पढ़ा अगर होगा तो, भारत की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं, वृक्षाकार। बस आपने याद रखना है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है। वृक्षाकार का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे मानो ये इस तरीके का वृक्ष होता है, ये जड़ है, मानो यहाँ से नदी निकली, और जब अगर नदी यहाँ से निकलती है तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जब सहायक नदियां इसके साथ क्या बनाती है, मर्ज होती है इसमें, तो यानी जैसे एक नदी निकल गई, ऐसे ही होता ना, मुख्य नदी गई, इस तरीके से पेड़ ऐसे ही तो बढ़ता है, पेड़ भी ऐसे ही बढ़ता है, एक टहनी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, इस प्रकार का क्या बनाती है बेटा, एक पूरा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृक्षाकार, हम लोग उसको पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो पैटर्न जो है वो वृक्षाकार पैटर्न बनाती है। वलयाकार पैटर्न किस प्रकार से होता है, यानी जब वलयाकार बनेगा तो किस प्रकार से बनेगी, वो अंगूठी जैसे होती है उस आकृति का क्या बनाती है, पैटर्न बनाती है। और भारत में जैसे गंगा नदी भी क्या बनाती है, गंगा ये सब कैसे बनाती है, वृक्षाकार पैटर्न बनाती है बेटा, इनको ध्यान रखना। यहीं से एक प्रश्न भी आता है, और क्या प्रश्न बनता है, तो उससे प्रश्न ये बनता है कि भाई ये डेल्टा किस प्रकार के बनाती है,
तो कभी डेल्टा से संबंधित अगर प्रश्न आया तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास आता है चापाकार डेल्टा। तो विश्व में जैसे हमारे पास कौन सा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील नदी, ये बनाती है चापाकार डेल्टा। चापाकार का मतलब क्या होता है? चापाकार मतलब इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, ऐसे जैसे वो पहले आते थे प्रकाश डब्बे आते थे, चाप रहता था ऐसा आधा, ठीक है। तो ऐसा चापाकार वो 3 बनाती है। उसके बाद आता है बेटा पंजाकार। पंजाकार में ध्यान रखना 2 ही नदियां, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। मिसौरी जो है मिसिसिपी की ही सहायक नदी है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी, मिसौरी ये 2 नदियां हैं जो पंजाकार बना। पंजाकार का मतलब पक्षी के पंजे के आकार का। पक्षी का पंजा मतलब जैसे मैं अपना ही बना देता हूं, ठीक है, चलेगा। जैसे ये पंजा है ना, इसका आकार आप मान लो, अरे मेरी 8 है खत्म, ठीक है, इस प्रकार का पंजा, ठीक है। तो पक्षी का पंजा दूर से ऐसा लगता है कि मानो किसी, जैसे कोई मलबा हो और पक्षी ने उस पर क्या रख दिया, वो अपना पंजा रख दिया, निशान आ जाता है ना, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख कौन बनाती है? अमेजन नदी। अमेजन, नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये बनाती है ज्वार नदमुख, ठीक है। एस्टुअरीज का निर्माण करती हैं ये नदियां, ठीक हो गया। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अगर एक प्रश्न इसे अब देखो सॉल्व कराने के लिए तो इतना सारा बेटा 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा ये, इसको तो 10 घंटे लगेंगे सॉल्व करने, अगर हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे अलग अलग जगहों से। एक चीज हमने और पढ़ी थी कि कोई एक चीज अंगूठी की आकृति की भी होती है, याद आया कुछ? हमने कहा था कुछ एक आकृति अंगूठी के आकार की, घोड़े के नाल के आकृति की होती है, पिछले से पिछले पेपर में था वो। याद रखो भाई, ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटॉल रीफ्स याद है? हमने कहा था लक्षद्वीप में जो एटॉल रीफ से बना है, तो एटॉल रीफ की आकृति कैसी होती है? अंगूठी के आकार की, घोड़े के नाल की। कनेक्ट करते रहो चीजों को आपस में कि कहाँ कहाँ हमने पढ़ी है। सीखो बेटा सीखो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर कोई पेट से सीख के कोई नहीं आया, ठीक है, पर कोशिश करनी है। एक बार जो प्रश्न दिमाग आंखों के नीचे से निकल गया, दोबारा वो ऐसा ना हो फिर की गलत होने की संभावना। चलो 13, गंभीर रूप से सूखा कहा जाता है जहां पर क्या होती है, वार्षिक वर्षा जो है 80% से अधिक की क्या होती है, जहां पर कमी हो जाती है वहां पर क्या उस क्षेत्र को हम क्या घोषित कर देते हैं, सूखा घोषित कर देते हैं, ठीक है। जहाज, ठीक है, हाँ चलो बाकी तो इनको देखते हैं बाद में जो होगा। हमने कहा एल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, हमारे पास क्या होगी, एक समुद्री गल दल धारा होती है जो इक्वेडोर और पेरू से यहाँ पर निकलती है। अच्छा, 2 चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने यहाँ से? एक होती है बेटा हमारे पास एल नीनो, एक होती है हमारे पास कौन सा, ला नीनो। जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं बस यहाँ ध्यान रखना। ये कहाँ से आते हैं? जो पैसिफिक ओशियन है हमारे पास, उस पैसिफिक ओशियन से यहाँ से चलने वाली, इक्वेडोर, पेरू और चिली के तट से चलने वाली जो एल नीनो है वो कैसी, देखो दोनों की परिभाषा सेम। इसको कैसे याद रखना है, उसको सुनो पहले। 2 धाराएं एल नीनो और ला नीनो, दोनों की डेफिनेशन है सेम, जगह भी है सेम, सब कुछ सेम है, बस एक चीज अलग है, एक गर्म है, एक क्या है, ठंडी, बस इतना सा है। पहला वाला क्या करे, एल नीनो में क्या है, गर्म जल धारा यहीं से चलती है, पश्चिम यहाँ से बहने शुरू कर देती है, जब बहती है बेटा वैसे पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है। जैसी चलती है तो क्या होगा, ये किस वजह से चलती है, क्योंकि प्रशांत महासागर में तापमान में, समुद्र के तापमान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था, उन्होंने कहा कि महासागर और महाद्वीप में उष्ण कटिबंध जो उष्ण जो तापमान होता है उनमें क्या होता है, विरोधाभास पाया जाता है। स्थल का तापमान और समुद्र का तापमान एक जगह पर हमेशा एक जगहों पर एक समय में निश्चित नहीं होता, कभी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और पानी बहुत जल्दी गर्म होता है और पानी देर में गर्म होता है। तो जब वो ठंडे भी होंगे तो उनकी फ्लक्चुएशन भी क्या होगी, ठंडा भी होगा। पढ़ा है? अरे वैसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बता रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है बेटा वो तो, अरे हमने एक चीज पढ़ी है ना, फिजिक्स थी किसी की, टेम्परेचर इन प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/प्रेशर। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये दोनों कभी भी क्या नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते, एक बढ़ता रहेगा दूसरा घटता रहेगा, सीधी सी बात। और हमेशा टेम्परेचर जहां बढ़ेगा वहां प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इन्होंने कहा, जेफ्रीज भाई ने कहा तापीय संकुचन सिद्धांत में
कि जहां स्थल भाग क्या होता है, जल्दी गर्म, और समुद्र क्या होता है, देर में। पानी गर्म देर में होता है, बाल्टी में रॉड लगाते हैं तो पानी क्या होता है, देर में गर्म। तो पानी ठंडा कब होगा, देर में या जल्दी? ठंडा भी क्या होगा, देर में ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ये है, जो चीज जल्दी गुस्सा, जल्दी कोई चीज एक्टिव हो जाती है तो उसका ढलाव भी क्या हो जाता है, नीचे भी। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते भी है ना, एकदम से मिली सफलता, वो रानू मंडल, रानू था उसका नाम, 2 दिन क्या फेम में रहा, वो 10 रुपए का नोट वाला। अब पता है कहीं, ये प्रॉपर्टी हर जगह फिक्स होता है, ये नियम लगते हैं हर जगह। धीरे धीरे स्टेप बाय ऊपर पूछोगे तो नीचे नहीं गिरोगे इतनी जल्दी से। ठीक है, यही चीजें ये कह रहे हैं। यहाँ से जब ये हवा चली, प्रशांत महासागर में उष्णता का जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, तब ये होती है गर्म और ठंडी। ये गर्म हवा है जो चलती है, फिर पवनों के साथ मिलने के बाद सीधे हिंद महासागर में आती है, और हिंद महासागर में जून में पहुंचती है, क्योंकि ये लगभग 25 दिसंबर के आसपास बहती है बेटा। शुरुआत होती है 25 दिसंबर, चाइल्ड क्रिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है इस धारा को, और हिंद महासागर में पहुंचती है जून में। और हिंद महासागर में हमारे यहाँ क्या है, इस समय मानसून आने का समय है जून में, और ये गर्म जल धारा है। हिंद महासागर में ठंडी है, हवाएं गर्म है, मतलब आर्द्रता उठाएंगी अब, तो उस आर्द्रता भरी पवनों के साथ मिल जाती है, और उनकी आर्द्रता को क्या कर देती है, खत्म, क्योंकि गर्म हवा मिलेगी तो पानी सूख देगी, ऐसे याद रखो। तो भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ता है बेटा, भारत में उस समय मानसून कमजोर हो जाता है, भारत मानसून कमजोर हो जाता है। इसलिए इस एल नीनो को, एक प्रश्न याद रखना, भारतीय किसानों का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि भारत में मानसून, हमारी कृषि किस आधारित है, मानसून पर आधारित है। पानी कम हो जाएगा, बरसात कम, और इसी का उल्टा कौन सी, ला लीनो, कैसी जलधारा होगी ये, गर्म नहीं, वो कैसी हो जाएगी, ठंडी। जैसे ही ठंडी जलधारा होगी, कहां बहेगी, सेम वही प्रोसीजर होगा। और जून में जब यहाँ पहुंचती है कुछ समय बाद, और जब जून में पहुंचेगी तो ठंडी हवा, और लाल नीनो की भी कैसी हवा, ठंडी, ठंडा ठंडा मिलेगा, तो और ज्यादा क्या बनाएगी, और ज्यादा आर्द्रता लाएगी ना, और ज्यादा। और जब वो हवाएं चलेंगी तो बारिश क्या होगी, कम या ज्यादा, बारिश ज्यादा, पहले ही ठंडा है और ठंडा, तो बारिश होती है ज्यादा। इसलिए इस लाल नीनो को किसानों का मित्र कहा जाता है बेटा। ठीक है, बस ये 2 प्रश्न याद रखना, कहां से चलती है, पेरू के तट से ये चलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इस बात को भी। चलो, हालांकि लाल नीनो के दुष्प्रभाव भी रहते हैं, जरूरत से ज्यादा आएगा बेटा, बाढ़, किसान की खेती खराब हो जाती है, बाढ़ की संभावनाएं हो जाती है, भारत में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ही बाढ़ आती है। ठीक है, चलो, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। अच्छा, जो चीज समझाने वाले नहीं होंगे उनको फटाफट देखते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट, पश्चिमी नहीं बेटा, पश्चिम में कहाँ पाए जाएंगे, पश्चिमी हिमालय में थोड़ी पाए जाएंगे, कहां पर, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। उत्तर पूर्वी हिमालय ये आ रहे हैं ऊपर से, ये है हिमालय, इसी का भाग, ये सब। जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे तो आका, डपला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम, फिर ये नीचे आ जाएगा सारा, तो ये वाला भाग, और वेस्टर्न घाट वाला, क्योंकि पहली जो शाखा है वो कहाँ टकराएगी, वेस्टर्न घाट पर ही टकराएगी, इस वजह से। ठीक है, तो हमारे पास इस वेस्टर्न घाट में वर्षा वन मतलब सदाबहार वन, यही तो मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज्यादा। जहाज निर्माण यार्ड, मझगांव डाक कहाँ स्थित है, हाँ मुंबई, मुंबई तो नहीं होगा यार। ठीक है, इसको हाँ ठीक है, चलो मुंबई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल देख लेना। ठीक है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है हमारे पास, इनमें से, निम्नलिखित में से, हाँ पढ़ लेना है। सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से, इनमें से बताना है सबसे बड़ा, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, मन्नार की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगी, जो भारत का दक्षिणतम खाड़ी क्षेत्र में स्थान भी है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, फिर अगर हम कहें नीलगिरी, तो नीलगिरी में 2 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। भारत के टोटल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र है, 18। ठीक है, 1986 में पहला जो बायोस्फीयर भारत ने बनाया था वो कौन था, नीलगिरी। लेकिन ध्यान रखना, इस नीलगिरी को यूनेस्को ने अपने में कब शामिल किया था, पहला यूनेस्को में जाने वाला वो कौन सा है, 2000 में किया था नीलगिरी को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। सुंदरवन की बात आएगी 1989 में हमारे पास सुंदरवन हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी भी 1989 में हमारे पास हो जाएगी। नंदा देवी की बात करते हैं 1988 में हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा
अभी तो निम्नलिखित है ना, इसलिए इसमें से बताना वैसा कौन है। अगर सीधा आएगी भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित, तो वो कौन सा बेटा, कच्छ का रण। कच्छ का रण लिख लेना उसको, कच्छ का रण 2008 में है, 9 में। कच्छ का रण 2008, हाँ ठीक है 2008 में, ठीक है कच्छ का रण 2008 में। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा साउथ अफ्टन द्वीप है बेटा, द्वीप। सबसे छोटा जैव आरक्षित हमारे पास डिब्रू सिखोवा, ठीक है असम में है डिब्रू सिखोवा, ठीक है 1997 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं कौन सा दुनिया का, अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम देखेंगे दुनिया का यही है ना, कॉफी वाला ही है ना, ठीक है। दुनिया का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं हम लोग, बताओ फटाफट, कौन सा, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। सेंटोस कहां पर है बेटा, ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो शहर है इसका वो कौन सा है, ब्राजील हो जाता है। इसी ब्राजील में एक शहर है बेटा जिसका, अच्छा पहले कौन से, रियो डी जेनेरो, इसकी राजधानी है, ब्राजील की राजधानी, सबसे शहर भी है, यानी इस सिटी जो है इसमें बड़ा है। अगर हम देश की बात करें, सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील में ही एक शहर है हमारे पास, कौन सा, साओ पोलो शहर। इसी साओ पोलो शहर के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। और इस सेंटोस बंदरगाह से क्या किया जाता है, कॉफी निर्यात किया जाता है। इसीलिए इस सेंटोस बंदरगाह को, ठीक है, पोर्ट ऑफ द ईयर, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाता है, किसे, सेंटोस बंदरगाह को। 3 बंदरगाह है ब्राजील में, उनको ध्यान रखना, ठीक है। सेंटोस बंदरगाह से कॉफी निर्यात की जाती है बेटा। और रेसिफे 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 बंदरगाह से कौन सी, चीनी निर्यात की जाती है, ठीक है। और एक बंदरगाह है जिसका नाम है विलेम बंदरगाह, ये सब पूर्व में है। विलेम जो बंदरगाह है वो विलेम बंदरगाह से हमारे पास होता है रबड़, ठीक है, कौन सा, रबर, ठीक है। रबर का जो है निर्यात किया जाता है विलेम। दोनों के दोनों कहाँ है, तीनों के तीनों ईस्टर्न में है, वहां पर ब्राजील है, देखो दक्षिण अमेरिका में पीला पीला ब्राजील, सब कहां पर है, इस ईस्टर्न वाले पर है सारे के सारे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो मणिकर्ण, मणिकर्ण कर्ण नहीं हो, मणिकर्ण है, ठीक है। ने भूतापीय ऊर्जा पर आधारित पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है हमारे पास, कहां पर है ये, मणिकर्ण का घाटी, ठीक है। हमारे पास कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश उसका आंसर हो जाएगा। किस चीज के लिए भूतापीय ऊर्जा, मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बताना जरा, भूतापीय ऊर्जा मैंने पहले भी बताई थी तुम्हें, थर्मल पावर प्लांट जिसको हमने कहा था। तो 4 जगह है बेटा यहाँ पर, इन 4 जगहों को लिख लो। अभी जो है भूतापे के लिए संरक्षित की गई है, एक मणिकर्णिका घाटी, मणिकर्णिका क्षेत्र, या मणिकर्ण क्षेत्र भी है कहीं पर, ठीक है, मणिकर्ण, ठीक है, ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। फिर एक क्षेत्र है हमारे पास कौन सा, ताता पानी, हमारे पास कौन सा है, ताता पानी, ताता पानी है छत्तीसगढ़ में, ठीक हो जाएगा। हमारे पास उत्तराखंड में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन, तपोवन क्षेत्र, तपोवन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ताता पानी, मणिकर्णिका हो जाती है। और हमारे पास लिखना पूगा घाटी, हमारे पास हो जाती है पूगा घाटी। पूगा घाटी कहां पर हो जाएगी, लद्दाख में। हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिख दें पूगा घाटी, हमारे पास हो जाती है बेटा पूगा घाटी। पूगा घाटी कहां पर है, लद्दाख में। तो 4 क्षेत्रों को हमने जो है यहाँ पर चिन्हित किया हुआ है। चलो एक परमाणु केंद्र नहीं है तो हमारे पास चमेरा हो जाएगा। चमेरा एक विद्युत परियोजना, हमारे पास एक चमेरा झील भी हो जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चमेरा एक जल विद्युत परियोजना है, एक कृत्रिम झील भी है चमेरा। बाकी अगर परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नरोरा लिख लें इसको, ठीक है, नरोरा यूपी में हो जाएगा हमारे पास। कोटा की अगर बात करते हैं तो कोटा कहां पर हो जाएगा, राजस्थान में। काकरापाड़ा हमारे पास कहां पर हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। अगर परमाणु केंद्र की अगर बात करें तो भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है, वो तो संधान के, ठीक है, परमाणु संयंत्र तारापुर, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। 1969 में यूएसए के सहयोग से हमने उसको लगाया था। कलपक्कम तमिलनाडु में है, भारत का स्वदेशी निर्मित पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित कलपक्कम, ठीक है। फिर कैगा, कैगा हमारे पास कर्नाटक में आ जाता है। रावत भाटा राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर परमाणु ऊर्जा के लिए भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है, इसलिए हमने 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। क्या नाम था उसका, ऑपरेशन का, लाफिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, वो रखा गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की साल में 1998 में हमने फिर से परमाणु परीक्षण किया, शक्ति 98 इसका ऑपरेशन का नाम रखा हुआ था। और फिर जब परीक्षण हुआ तो ब्रूटेन सबका, ड्यूटेरियम, थीरियम सबका हमने यहाँ पर प्रयोग किया। भारत फिर हमने न्यूक्लियर कंट्री हम लोग भी हैं, हमारे पास भी हैं।
लेकिन ध्यान रखना हमने जो परमाणु जो संधि करार संधि है इस पर सिग्नेचर नहीं है, लेकिन हमने एक बात को बता रखा है सबको, नॉट यूज फर्स्ट की थ्योरी पर हम काम करते हैं। हम लोग पहले हमने ये बोला कि हम कभी भी किसी पर परमाणु बम पहले नहीं गिराएंगे, हाँ कोई हम पर गिराएगा तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, पर नॉट यूज फर्स्ट की थ्योरी पर हम काम करते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी ये थ्योरी। चलो 21, आज तो बहुत कुछ है बेटा बताने के लिए, लेकिन इतना समय फिर होता नहीं है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ नहीं लगा हुआ है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा बेटा, असम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, 4 ही लगे हुए हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा, सबसे ज्यादा सीमा भी कौन लगाता है, अरे म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश ही लगाता है, और सबसे कम कौन लगाता है, नागालैंड। सबसे कम कौन लगाता है, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यांडबू की संधि 1826 में यांडबू की संधि हुई थी, जिससे इसको मतलब मिला दिया, मिलाने का मतलब समझौता हमारा हुआ था, लेकिन 1967 में बाद में हमसे द्विपक्षीय समझौते के द्वारा इस पर संधि कर दी गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अराकान युमा पर्वत है और पटकाई भूमि की जो पहाड़ियां हैं प्राकृतिक विभाजन करती हैं भारत का और किसका, म्यांमार का। ठीक है, चलो जून के महीने में मानसून से फटने से बारिश होती है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। ठीक है, जून के महीने में आता है, केरल में सबसे पहले ब्लास्ट होता है, फिर वहीं से वो 2 भागों में बढ़ जाता है, और भाई पूरे भारत में इसी मानसून से क्या होती है, बारिश। अच्छा बात करते हैं तो किस मानसून से बारिश होगी, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। जिनमें से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से टैंक सिंचाई के लिए जाना जाता है, तो टैंक सिंचाई के लिए कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तमिलनाडु हो जाए। टैंक मतलब तालाब से जो अगर हम सिंचाई करते हैं यहीं से हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अब क्या बताना है इसमें तुम्हें सॉल्यूशन में। ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा हमारा आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित कर दी गई, 1952, ए आंसर हो जाएगा। फिर हमने इसमें अमेंडमेंट किया, इस समय 1988 की नीति है, और इस नीति के अंतर्गत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर क्या होने, वन होने आवश्यक है। कौन सी रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट अभी हमारी, कौन सी वन रिपोर्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, चलो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कोचीन में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोचीन में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सैडल पीक कहां पर है बेटा, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, यहाँ पर लिखना उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो यहाँ पर नारकोडम, उत्तरी अंडमान में क्या क्या है, सैडल पीक हो जाएगा, और नारकोडम जो हमारे पास एक द्वीप समूह है, एक द्वीप ज्वालामुखी वो है। ठीक है, नारकोडम भी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा ग्रेट निकोबार की बात करते हैं, ग्रेट निकोबार में हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, अरे इंदिरा पॉइंट कहाँ था, ग्रेट निकोबार में ही तो था, जो बह गया 2004 में, जो सुनामी आई हिंद महासागर में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान में क्या क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, एक तो सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, और एक द्वीप है कौन सा, बैरन, बैरन, वो बैरन द्वीप, और सबसे बड़ा भाग, इन 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य अंडमान ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक अंडमान और बचता है हमारे पास, कौन सा, दक्षिणी अंडमान। ध्यान रखना दक्षिणी अंडमान में हमारे पास कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी राजधानी भी है, इसका एयरपोर्ट भी है, तो पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यहाँ पर एक जेल थी, कौन सी, सेल्यूलर जेल, जिसको बीडी सावरकर जेल, एयरपोर्ट का नाम भी वही कर दिया गया है। अंडमान निकोबार का नाम बदलकर, यानी इसका नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रख दिया, आप बताओ, श्री विजयपुरम, चोलों ने जीता था सबसे पहले, इसीलिए श्री विजयपुरम शहर भी बनाया था उस समय चोलों ने, श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया। ठीक हो गया, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, इसी उत्तरी अंडमान में जो सैडल पीक स्थित है, इसकी हाइट है 738 मीटर है। और सैडल पीक की अगर बात करते हैं, इसी सैडल पीक से एक नदी निकलती है बेटा, उस नदी का नाम है कल्पांग नदी। कौन सी नदी, कल्पांग नदी। ठीक है, तो ये नदी जो है यहीं से निकलती है, कल्पांग नदी इसी सैडल पीक से निकलती है। ठीक है, चलो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, वे श्रम कानून के आवेदन मुक्त नहीं है, आवेदन मुक्त नहीं, आवेदन से मुक्त है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वे श्रम कानून के आवेदन से मुक्त है। ठीक है, श्रम कानून में मतलब वो क्या करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में नियम मुक्त है। ठीक है, क्योंकि वो अपने कानून बनाते हैं बेटा, उनके अपने कानून, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, सेज बोलते हैं हम इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ठीक है। ये कब से शुरू किया गया है? 2005 से, ठीक है। एक्ट है कहाँ से? सबसे पहले किसने शुरू किया था? चीन ने। चीन को देख के किया था हमने 2005 में। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को विशेष निवेश, आर्थिक निवेश के लिए, किसी को अपने यहाँ निवेश के लिए बढ़ोतरी करना, निर्यात को बढ़ावा देना, इस चीज के लिए किया जाता है। अच्छा, कभी ये आ जाए कि मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 1964 में हमने सबसे पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को घोषित किया था बेटा? कांडला बंदरगाह को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना 1964 से। NFFA के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, किसी देश का मानक समय GMT से कितने गुणक में भिन्न होता है? कितने गुणक में भिन्न होता है? वो आधा घंटा। समय क्या रहता है? आधा आधा घंटा रहता है ना, ठीक है। इनके गुणक में आधा घंटे के गुणक में चलता है वो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो GMT है, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 5.5 घंटे आगे, यही तो है। या डिग्री की बात करें तो कितना है हमारी डिग्री? 82.5 डिग्री ईस्ट। हर किसी में क्या रहता है? आधे घंटे के गुणक में रहता है, ताकि वो देशांतर का क्या हो, मिनटों का जो टाइम है वो किसमें आ जाए? आधे घंटे में आ जाए वो मिनट का टाइम। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो परसों ही हमने ब्रह्मपुत्र नदी पर चर्चा की थी। चेमायुंगडुंग के पूर्वी से निकलती है। क्या क्या है इस नदी के बारे में बताओ जरा फटाफट। पिछली क्लास में बता रखा है सारा, मैंने वहां भी बताया था, मुझे याद है। हाँ बताओ जरा फटाफट, क्या क्या याद है? एक पूर्ववर्ती नदी है, हाँ ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पूर्वी भाग से निकलती है, हाँ ठीक है। बताओ बताओ। ठीक है, हाँ और हाँ ये आती है तो सबसे पहले तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से आगे बहती है, मालवी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है। फिर वो पासी घाट पे मिलती है, दुबरी घाट से अलग हो जाती है, फिर गंगा के साथ मिलती है बांग्लादेश में। संयुक्त धारा मेघना नाम से क्या होती है? आगे बढ़ती है, ठीक है। वहां फिर जमुना नाम से बहती है, फिर मेघना, दोनों की संयुक्त धारा, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का इस्तेमाल किसके उत्पादन के लिए? एल्यूमिनियम, ठीक है। डी आंसर। भारत की सबसे बड़ी जवार सुरंग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कौन से दर्रे में बेटा? बर्निहाल दर्रे में। कौन से में आती है? बर्निहाल दर्रे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, इसी श्रेणी में। जो और श्रेणी अगर कभी पूछे कौन सी श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, तो पीर पंजाल श्रेणी में जो बर्निहाल दर्रा है उसी में जो है ये जवार सुरंग बनाई गई है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी देखो फिर से आ गई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी बताओ? अभी तो बताया, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुदी। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुदी। कौन पर? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। डोडा बेटे की अगर बात करते हैं तो डोडा बेटा हमारे पास कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी की हो जाएगी। माउंट आबू किसकी हो जाएगी? माउंट आबू अरावली, अरावली पर है माउंट आबू। इसी माउंट आबू पर क्या है? भीलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। और यहीं पर क्या है? यहीं पर गुरु शिखर इधर ही है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण होते हैं बेटा? जीवाश्म ईंधन के। क्योंकि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस वगैरह हमेशा कहां पर मिलते हैं? जैसे ही जीवाश्म की बात आ गई तो सीधा हमारे पास एक ही आंसर होता है। कौन सा? अवसादी और परतदार, सीधा एक ही आंसर है, फालतू का कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये तो थे थोड़ा सा ज्योग्राफी का। अच्छा, कोई डाउट है ज्योग्राफी वाले में तो बताओ। इसमें तो ठीक है कि बटे हुए हैं ना वो सारे के सारे, ठीक है। चलो बताना, इसमें है पानी है इसमें? बताओ ज्योग्राफी में, बताओ कोई, किसी में कोई डाउट है? बताता हूँ मैं, दोबारा बताता हूँ। देखो जरा अभी तक के किसी में कुछ पूछना है, क्योंकि वो फिर इन्होंने सीरियल कर रखा है ना इस बार, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ऐसे से। हाँ बताओ ज्योग्राफी। ना ना, अगर ये 35 है ना, इसमें से 7-8 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाले, बाकी तो और चीजें तो फैक्चुअल फैक्चुअल है। अब ये पता है समझने वाला पेपर है वो, ये पेपर पता कैसा है? समझने वाला, रटने वाला नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा समझा हुआ है, थोड़ा मैप की जानकारी है, तो आराम से होते हैं वो क्वेश्चन। अब जैसे पहले सदाबहार वन वाले थे, तो ठीक है, जैसे वो पश्चिमी कर दिया, पूर्वी कर दिया, तो फिर वो आइडिया होना चाहिए था कि वेस्ट की बात यहाँ से कहीं पर जाएगी, क्योंकि वेस्ट में ये है ना, यहाँ ये इधर तो है ही नहीं, क्योंकि बीच में अरावली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बस वो हो जाएंगे।
ठीक है, थोड़ा सा आइडिया से पढ़ो। मैंने पहले भी कहा है इकोनॉमिक्स, और पहले तो सारे सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट से याद करने होते हैं, और बाई चांस और ना भी हो, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मैप से चलती है और इकोनॉमिक्स चलते हैं उदाहरण से, अपने उदाहरणों से कि इसमें ऐसा होगा, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, तब तब होती है वो चीजें। ठीक है, चलो फिलहाल अब आते हैं थोड़ा सा किसमें, हिस्ट्री। अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा है? तो किसमें कहा है हमारे पास? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 13वें शिलालेख जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 13 शिलालेख की अगर बात करते हैं तो इसी 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा है? कलिंग विजय की भी चर्चा है। ठीक है, और भाई कलिंग की तोसरी राजधानी जो तोसरी थी उस पर अधिकार कर लिया था, फिर इसका मन हृदय चेंज हो गया तो फिर किसमें कर लिया? धम्म अशोक। ठीक है, धम्म की इसने चर्चा यहाँ पर की, बुद्ध धम्म संघ है ना, तो फिर धम्म की चर्चा इसने यहाँ पर कर दी। ठीक है, और फिर जो है अगर हम देखें तो 13वें शिलालेख में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर एक शिलालेख हमारे पास भी है, कौन सा? अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन सा आ जाएगा? कालसी शिलालेख। बार बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन किसके आक्रमण से साथ हुआ था बेटा? पारसी आक्रमण। ठीक है, कौन सा? पारसी आक्रमण के साथ हुआ था। ठीक है, पारसी आक्रमण में नहीं आया ना अगर कभी ऑप्शन में, वैसा ज्यादातर क्या लिखा रहता है? ईरानी आक्रमण लिखा रहता है। ठीक है, तो पर उसी को बोलते हैं फारस वगैरह सब, तो पारसी आक्रमण भी आंसर उसका हो जाएगा। खरोष्टी लिपि की अगर बात करते हैं तो अच्छा, ये हमने परसों भी चर्चा की है अशोक वाले में। अशोक के सबसे ज्यादा फेमस नाम कौन सा है? प्रियदर्शी। 4 जगह अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। जो मेन है क्वेश्चन, कौन कौन से थे वो? मास्की, गुर्जरा, लिखे भी थे तुमने वो? हाँ, लिखे भी थे ना, लिखे हैं, मुझे याद है लिखे भी हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदय गोलम। ठीक है, इन 4 में लिखा हुआ है, पिछला पेपर उठाना उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो इसमें इसका नाम मिलता है। खैर, ईरान खरोष्टी लिपि की अगर बात करते हैं तो ये किस तरफ से लिखी जाती है बेटा? खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अच्छा हिस्ट्री चल रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? अब जो मेन चीजें हैं समझाने वाली, जहां पर आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, अब ये तो अपने आप में ही क्या है बेटा? टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक है। बस हम थोड़ा सा सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन और डाउट, ये गलत हो गया मेरा, मैंने ये सोचा, उसको क्लियर करना कि ऐसा नहीं ऐसा है, ताकि अगली बार प्रश्न आए तो वो अप्रोच ना जाए, वो गलत अप्रोच ना जाए, बस ये है। ठीक है, अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। बाकी अभी तुमने बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना आप बोलोगे ना याद करोगे, मेरे बोलने से तुम्हें याद नहीं रहेगा उतना, जितना क्या रहेगा? अपने सोचने से याद, बोलने से याद रहेगा। ठीक है, 1919 जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ बताओ, जो जो याद है फटाफट। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन था, क्या क्या था? ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। हाँ ठीक है, ठीक है, जो जो याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा इतना बड़ा है, हम तो बताओ। गोलियां चला रहे हो गया नहीं कोई बात नहीं, चीजें याद करो। हाँ, चीजें याद याद रखो टाइम के अनुसार। भले ऐसे तो देखो याद आती भी नहीं है, जो ऑनेस्टली बात है, इतना तो मुझे भी पता है कि नहीं आती है फैक्चुअली। जब पेपर में आएगा तो कर दोगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चीज, ऐसी याद करनी चीजें, खटखटाओ जरा। ठीक है, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने कहा कि 13 अप्रैल कब हुआ था? वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जगह पर हो रहा था। क्यों हुआ, कारण क्या था बेटा? तो कारण आपको पता है, कौन था हमारे पास? रॉलेट एक्ट। कारण क्या था बेटा हमारे पास? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये क्या कर रहे थे? धरना प्रदर्शन। महात्मा गांधी को बुलाया, लेकिन महात्मा गांधी को इन्होंने पकड़ लिया और भाई पंजाब में आने पर बैन लगा दिया, जिसके लिए क्या किया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 9 अप्रैल को उनको उठा लिया। अब उनको छुड़ाने और महात्मा गांधी को रिहा की भाई पंजाब में आने दो, इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई क्या करेंगे, मीटिंग करें, प्रदर्शन कर रहे थे। तो 10 को भी हुआ, 11 भी हुआ, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, उन्हें छुड़ाने के लिए, और तब जाकर एक मीटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि कोई एक खेत था, ठीक है, उसके बहुत ऊंची दीवार थी उसके चारों तरफ, और फिर ये यहाँ पर थे
और ये अपना मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जनरल ओ डायर दो हैं, जनरल डायर, जनरल ह्यूज डायर, जनरल ओ डायर, अलग अलग। और इन्होंने क्या कर दिया भाई, ये कर रहे थे, इनको पता लग गया, अंग्रेजों ने वहां से गोली चला दी जनरल डायर ने। ठीक है, बाद में उधम सिंह ने 1940 में उसको लंदन में मार दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। 1917 में क्या हुआ था बताओ? चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहला, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ठीक है, किस किस से मिले थे? कौन था? लखनऊ में मिला था एक व्यक्ति, जिसने गांधी जी को निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पर आओ और भाई अब तुम ढूंढोगे इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया। ठीक है, और यहाँ पर आया, गांधी जी से मिले, चंपारण में आया। ठीक है, नील की खेती की जाती थी, 3 कठिया। ठीक है, तो उसको जो है इन्होंने जीत लिया, और क्या हो गया यहाँ पर इनका सक्सेसफुल ये रहा। ठीक है, 1923 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन सा, कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चलो 39 के अगर लखनऊ समझौता 1916, तो बेटा इसके 2 आंसर है। इसका आंसर बी भी है, इसका आंसर डी भी। ठीक है, दोनों 2 आंसर है इसके, बी और डी इसलिए क्योंकि लखनऊ समझौता, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था बेटा। और ये है हमारे पास 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का। नरमपंथी और गरमपंथी क्या हो गए, एक हो गए थे। ठीक है, एक हो गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज्यादा इसमें भूमिका निभाई कि दोनों इकट्ठे हो जाओ। तो कांग्रेस भी इकट्ठी हो गई, मुस्लिम लीग भी इकट्ठा हो गया। इसीलिए मुस्लिम लीग और इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस लीग के नाम से एक समझौते को भी जाना जाता है। 1916 में पहली बार दोनों का अधिवेशन एक ही शहर में हुआ इस समय। और इसी समय सरोजनी नहीं, एनी बेसेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत भी कहा था। किसी को? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक हो गया, तो ये बात भी ध्यान रखना। हालांकि मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने लखनऊ समझौते का विरोध भी किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने? ज्योतिबा फुले ने। कहां पर की थी? पुणे में। कब? 1873 में पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ये ज्योतिबा फुले क्या है? यह आदमी है यहाँ। ठीक है, इनकी पत्नी कौन है? सावित्री बाई फुले। ठीक है, इन्होंने भारत में जो महिलाएं थी उनके लिए क्या खोला था? स्कूल के शिक्षा के लिए सबसे पहले खोला। बी आर अम्बेडकर की अगर बात करते हैं, 3 चीजें लिख लो बेटा बी आर अम्बेडकर में। ठीक है, 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा श्रमिक संघ, श्रमिक संघ 1936 श्रमिक संघ हो जाएगा, 1936 श्रमिक संघ हो जाएगा। और तीसरा मूक नायक पत्रिका, ये आए हुए यहाँ पीसीएस में, ध्यान रखना, मूक नायक पत्रिका। ये 3 बी आर अम्बेडकर से आपने याद रखना है, बी आर अम्बेडकर से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, चलो 41 की अगर बात करते हैं, आदि ग्रंथ, पिछला क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो में, आंसर की तो आई नहीं इसकी। ठीक है, आदि ग्रंथ तथा ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? अब एक प्रश्न आता है बेटा, अगर पूरा नहीं आया किसके द्वारा किया गया, तो फिर आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा किया है तो उस हिसाब से आंसर फिर कौन सा होना चाहिए? गुरु गोविंद सिंह। या कभी अगर ऐसा है कि पुनः संकलन किसने किया था, ठीक है, तो वो भी कौन सा? गुरु गोविंद सिंह। तो 2 आंसर है, इसलिए मैं आंसर दोनों में से दोनों को ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि हुआ ये है, समस्या ये है, अगर आपने पढ़ा है तो आपने इस बात पर भी चर्चा की होगी, इस बात पर भी आपको पता होगा कि अर्जुन देव ने तो संकलन किया, बीच में क्या हुआ, फिर मुगलों के साथ क्या हो गए? विवाद शुरू हो गए अर्जुन देव के ही शासनकाल से, क्योंकि जहांगीर ने क्या कर दिया? खुसरो की सहायता करने से फांसी चढ़ा दिया। तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया। गुरु गोविंद साहब के साथ भी झगड़े हुए, इनके 5 युद्ध हुए, और उस समय मुगलों ने इनके पूरे ग्रंथ वगैरह सब जला दिए थे। तो बाद में गुरु गोविंद सिंह ने उनका पुनः संकलन किया और उसको पूरा करके बिल्कुल किताब बना दी, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और फिर इन्होंने गुरु पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, कि कहा अब कोई गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही क्या करेगी? गुरु का काम करेगी। तो इस पूरा होने से आंसर थोड़ा सा बदल जाते। ठीक है, तो वो आया नहीं है, तो अब क्या पता कहां से क्या बनाया था प्रश्न। ये अभी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी लीक हुआ था उसका क्वेश्चन है।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो दोनों लेकर चलो, लेकिन अगर ये नहीं आया कि पूरा नहीं किया, सीधा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो सीधा आंसर कौन सा फिर, अर्जुन देव, सीधा आंसर। ठीक है, चलो 42, असहयोग आंदोलन की घटना के बाद असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था, बताओ जरा, किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 7 और 5 12, हाँ ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया था? चोरा चोरी कांड। क्यों हुआ? कि भाई ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों पर इन्होंने क्या लाठीचार्ज वगैरह कर दिया, बदले में किसानों ने भी क्या कर दिया, पुलिस को मार दिया, आग लगा दी, पूरे स्टेशन को ही उड़ा दिया। ठीक है, और जब चोरा चोरी कांड अहिंसक हो गया तो बाद में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को जब ये पता चला कि भाई ऐसा हुआ, तो 12 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया, इसको वापस ले लिया। और फिर तब जेएल नेहरू ने, बहुत से लोगों ने इस पर क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया था। ठीक है, फिर अब दांडी मार्च की अगर बात करते हैं, वैसे प्रश्न आगे भी है, पर चलो दांडी मार्च है जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, 1930 में हुआ। ठीक है, मार्च को यहाँ से ये चले और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, 280 किलोमीटर की यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर तोड़ा। फिर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर एक प्रश्न और आता है, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, इसका नेतृत्व किसने संभाला था उसके बाद? ठीक है, तैयब जी शायद। ठीक है, इन्होंने, तैयब जी ने इसको संभाला था उसके बाद। फिर आता है काकोरी षड्यंत्र, जलियांवाला बाग अभी देख रहे हैं। काकोरी षड्यंत्र हमारे पास कब होता है? 1925 में। काकोरी षड्यंत्र के जो लीडर थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में इन्होंने बनाया था। इन्हीं के सदस्यों ने क्या कर दिया, लूटपाट कर दी। और जब भाई 8 डाउन ट्री जो ट्रेन थी उसको काकोरी उत्तर प्रदेश में उस स्टेशन पर रोका, लूट लिया गया। हालांकि सब पकड़े गए बाद में, 4 लोगों को इसमें फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, और बाकी सारे लोगों को कैद हुई। इसमें से एक व्यक्ति फरार हो गया था, केवल एक चंद्रशेखर आजाद, और भागकर आगे उत्तराखंड में मिले भवानी सिंह रावत से। क्यों? क्योंकि भवानी सिंह रावत HRA के सदस्यों में से एक थे। फिर उन्होंने कोटद्वार के जंगलों में क्या सिखाया? पिस्टल चलाना सिखाया, वेशभूषा बदलती रही। फिर चंद्रशेखर आजाद वापस गए 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की भगत सिंह के साथ मिलकर। और फिर इन्होंने क्या, फिर आगे वो सैंडर्स की हत्या और ये सब हो गया। भगत सिंह, गुरुदेव, सुखदेव ये सब उधर चले गए। ठीक है, और एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को क्या मार दी, गोली मार दी। एल्फ्रेड पार्क कहां पर है? इलाहाबाद में। ठीक हो गया, चलो जलियांवाला बाग अभी देख लिया था। किसे भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? कहा है? ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने तो दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं बेटा? क्या उपाधि है इनकी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको बीजी तिलक के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु भी माने जाते। इनका एक प्रश्न आता है बेटा गोपाल कृष्ण गोखले का। वैसे तो बहुत सारी चीजें इतिहास में। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी को कव्वालियों ने मलंग बाबा की उपाधि भी दी। चर्चिल ने इनको क्या कहा था, हमारे पास अर्धनंग फकीर भी कहा गया। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, कब? चंपारण आंदोलन के बाद। ठीक है, तो बहुत सारी उपाधियों के नाम से जाना जाता। केसरी हिंद 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, चलो पूना पैक्ट 1932 पर गांधी और इसके बीच किसके हस्ताक्षर हुए थे? किसके? हमारे पास BR अम्बेडकर के। पूना पैक्ट 1932 क्या था? तो जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ, उससे पहले क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचांग जो है लागू कर दिया, यानी दलितों को सामान्य से अलग कर दिया और उनको क्या दे दिया, अलग सीटें प्रदान कर रहे थे ये। तो जब हुआ तो तेज बहादुर सप्रू और MA जायकर, 2 व्यक्तियों से यरवदा जेल में है अभी। ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक है, इनके सहयोग से दोनों को मिलाया गया, इन्होंने सिग्नेचर किया। बस ध्यान रखना बेटा, यहाँ से तो दलितों से BR अम्बेडकर ने किए थे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किए उस पे। किसने किए? मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किए थे। गांधी जी तो केवल एक लीडर के तौर पर थे। ठीक है, तो सिग्नेचर मदन मोहन मालवीय ने किए। पूना पैक्ट हुआ, फिर इसकी सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। फिर 1932 के बाद ही गांधी जी ने हरिजन सेवक, हरिजन संघ और हरिजन सभा, ठीक है, क्या किया, इनका
मतलब पत्रिकाएं भी चलाई, हरिजन यात्रा भी चलाई, अपने आप को कांग्रेस से अलग कर दिया, इन्होंने राजनीति से अलग कर दिया गांधी जी ने इसके बाद। ठीक है, चलो दांडी मार्च अभी बता दिया कब हुआ, 1930 में हुआ दांडी मार्च। 1932 चलो छोड़ो, 1929 की अगर बात करते हैं तो रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन होगा, जहां पर पूर्ण स्वराज्य की भी बात कही जाएगी। आगे प्रश्न है उसको देखते हैं। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। अल्मोड़ा में मशहूर अखबार शक्ति जो है किसका, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, 1918 में ये शक्ति हुआ, क्यों, इससे पहले अल्मोड़ा अखबार था जो हमारे पास लोमस था। ठीक है, गवर्नर जो लोमस था ब्रिटिश अधिकारी, उसकी क्रिटिसाइज किया इन्होंने अल्मोड़ा अखबार में, इसने उसको बैन कर दिया। तब इसको लिए इन्होंने शक्ति समाचार चलाए 1918 में। तभी जाकर पुरुषार्थ पत्रिका में लिखा गया फिर एक गोली के 3 शिकार, अल्मोड़ा मुर्गी क्या था हमारे पास, क्या थे वो 3 शिकार, हाँ कुली, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार 3। ठीक है, ये पुरुषार्थ में लिखा गया है। ठीक है, चलो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी बताओ, 47 का। ठीक है, किसमें करा, किसमें किसमें, लाहौर। अच्छा ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में जेएल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज्य। लेकिन अगर हम कलकत्ता अधिवेशन 1906 की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया था, कौन सा अधिवेशन का दिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो स्वराज शब्द इन्होंने दे दिया। ठीक है, और भाई कराची अधिवेशन में इसको कह दिया। फिर लाहौर में, कराची में अभी हमने कहा कि किस चीज की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की, वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन, पहला अधिवेशन गांव में होने वाला नहीं, पहला अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसमें किसने की थी अध्यक्षता, बेटा गांधी ने की थी, क्योंकि गांधी दास पैक्ट हुआ था 1924 में, इस वजह से बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एकमात्र। इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारे पास, इसकी स्थापना का विचार किसने, बेटा मोहन सिंह के मन में। ठीक है, फिर आगे जाकर आजाद हिंद फौज सरकार, सुभाष चंद्र बोस भी वहां से बने। ठीक है, फिर उन्होंने यहीं से ही क्या किया, दिल्ली हमारे पास महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। फिर ये सब चीजें आगे इन्हीं पर केस भी हुआ। ठीक है, चलो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया 1878 में, लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था बेटा। और कभी अगर बात आए कि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया था, तो खत्म की अगर बात आए तो लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था। ठीक है, बाकी चीजें तो तुम्हें पता है कि क्या क्या है इसमें। चलो 50, इल्बर्ट बिट किसके विवाद से संबंधित है, तो न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, न्यायपालिका। इल्बर्ट बिट कब आया था बेटा हमारे पास, 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिट में क्या था, किसके समय पर आया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। क्या था, ये कहते थे इस बिल के अंतर्गत, इसी बिल में विवाद होने के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना क्या दे दिया था, त्याग पत्र भी दे दिया था। इल्बर्ट बिट में ये था, ये कहते थे कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो किसी विदेशी अपराधी के मामले नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा ये तो गलत है भाई, जज है तो तब सभी के सुनेगा, तो इस पर विवाद हो गया, श्वेत विद्रोह भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलो तो न्यायपालिका लॉर्ड रिपन 1883। अगर इसको उत्तराखंड में जोड़ देंगे तो उत्तराखंड में क्या होगा बताओ, उत्तराखंड में अगर जोड़ देंगे इसको तो इल्बर्ट बिट के संबंध में ही अल्मोड़ा में 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत, ध्यान रखना इसको, बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में इसी इल्बर्ट बिट के समर्थन में जो है क्या हुआ, इसमें मतलब इल्बर्ट बिट के संबंध में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड से भी संबंधित है ये। ठीक है, नाइटिंगेल फ्रोगलेंस ने इसको क्या है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा जो है यहाँ पर दी है। ठीक हो गया, चलो फिर बात करते हैं भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन है। ये तो बेसिक से प्रश्न है यार, ये तो क्या समझाना। भारत के पहले भारतीय वायसराय को, भारतीय वायसराय कौन है, सी रापाल गोपालाचारी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन हो जाएगा। अंतिम भी कौन था, माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र का अंतिम भी वही था, पहला भी कौन था, वही। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय आएगा तो कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वर्धा टैंक से इसको शुरू कर दिया, ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया गया। नेतृत्व विहीन आंदोलन था ये, किसी ने नेतृत्व नहीं किया इसका। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे हमारे पास, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय की बात आई तो 1825 में कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ब्रह्म समाज आ जाएगा।
स्वामी विवेकानंद की अगर बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन 1897 हमारे पास आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, भाई राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज हो जाएगा। हमारे पास आदि ब्रह्म समाज कौन हो जाएगा, अरे कौन था वो, आनंद मोहन, ठीक है, तो वो हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज। और फिर केशव चंद्र सेन हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज। शिमला सम्मेलन 1945 की अध्यक्षता किसने की थी बेटा, लॉर्ड वेवल ने। शिमला समझौता क्या है 1945 का, 1944 में एक योजना आती है वेवल योजना, ठीक है, ज्यादा चर्चा उस पर क्या करनी। वेवल योजना आएगी तो वेवल योजना का एक पॉइंट ये था कि भाई शिमला में एक सम्मेलन होगा, उसमें सबको आना जरूरी है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। जैसे ही शिमला सम्मेलन में हम पहुंचे तो यहाँ से बेटा कौन था, तो यहाँ से कांग्रेस से कौन गया था, अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और मुस्लिम लीग से किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके अलावा जेएल नेहरू भी थे वहां, सरोजिनी नायडू वही थी, महात्मा गांधी भी थे शिमला में, सम्मेलन में नहीं थे, शिमला में। तो जब हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस शिमला सम्मेलन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही ठुकरा दिया तो शिमला सम्मेलन भी यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ हमारे पास, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस समझौते में कांग्रेस ने क्या साइन किया बेटा, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्या करेगी, भाग लेगी। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु जो कांग्रेस की तरफ से लागू किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट, ठीक है। अगर बात आएगी पहली सरोजिनी नायडू, अगर पहली बात आएगी 1925 पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी 1925 कानपुर में हो जाएगी। और नालिनी सेन, नीलिनी नहीं नालिनी कर लेना इसको, ठीक है, नालिनी सेन गुप्ता 1933 में हो जाएगी। तो ये दूसरी, हालांकि ये ब्रिटेन की थी लेकिन मूल क्या था इसका, भारतीय, ठीक है। तो दूसरी हो जाएगी नालिनी सेन गुप्ता। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, कब, 1946, कहाँ है, ए में, ठीक है, 1946। तो 24 मार्च भी याद रखना, हाँ 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। 3 लोग थे इसमें, कौन कौन से थे वो 3 लोग बताना, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ठीक 3 लोग थे, ठीक है। इन्होंने कैबिनेट मिशन लाए, फिर उसमें चर्चाएं हुई और इसी का आधार हमारा जो संविधान है उसका आधार क्या है, कैबिनेट मिशन योजना। गुप्त सम्राटों में निर्मित स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी बेटा, दिनार नाम से। कहीं पर ये क्या है, शतमान भी है स्वर्ण मुद्रा, निष्क भी किस प्रकार के होते थे, स्वर्ण मुद्राएं होती थी। लेकिन गुप्त शासकों के शासन काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे, दिनार कहा जाता था। मुद्राओं की, स्वर्ण मुद्राओं की चर्चा करें तो 3 प्रश्न आपने याद रखने हैं। सबसे ज्यादा अगर आएगा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के तो हमारे पास हो जाते हैं गुप्त, ठीक है। शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के अगर आएंगे, शुद्ध सबसे ज्यादा किसने चलाए तो कौन से हो जाएंगे, कुषाण, ठीक है। और पहले आएगा कि सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, तो हिंद यवनों ने, ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाए थे, ठीक है। चलो ये 3 चीजें याद रखनी है सोने के सिक्कों से। फिर बात कर, फिर अकबर में आ जाता है कि वो मुहर नाम का, फिर वो, ठीक है चलो कोई नहीं। फिलहाल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद को कब पारित किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। जबकि 4 जुलाई 1947 को जो है इसे ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत कर दिया गया था। 3 जून 1947 को हम लोग बात करते हैं माउंट बेटन की, आगे भी आएगा अभी ये योजना, अगले प्रश्न में आएगी, ठीक है। माउंट बेटन योजना 14 अगस्त 1947 इसी एक्ट में कौन मना, पाकिस्तान। और 15 अगस्त को कौन आजादी हम मनाते हैं, भारत जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। जगन्नाथ पंडित जो है किस मुगल शासन के राज के कवि थे, तो कौन सा हो जाएगा, डी, शाहजहां। करो और मरो का नारा किससे संबंधित है बेटा, उस ग्वालियर टैंक मैदान से किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। शारदा एक्ट 1929 किससे संबंधित था, बताओ, है विधवा नहीं, बाल विवाह। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है 1929 का, जिसमें हमने कहा कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए, तभी तो क्या हमने कि फीमेल 14 साल और मेल कितना होना चाहिए हमारे पास, 16 साल, ठीक है, 16 या 18 चेक कर लेना इसको जरा, ठीक है। तो हमने जो है शारदा एक्ट में जो है इस बात की चर्चा की थी। यहीं पर एक और एक्ट आता है जो थोड़ा पेपर में पूछा जाता है, वो है हमारे पास नेटिव मैरिज एक्ट।
हाँ, ये पूछा जाता है भाई। नेटिव मैरिज एक्ट ये कब का है? 1872 का। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, ये दो याद रखने हैं, शारदा और ये वाला। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। यूरोज था वहां पर, और यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? ठीक है, तुम अकेले, इन सब में से क्या थी? अकेली मर्द थी। तो यूरोज ने भी उनको ये उपाधि जो है यानी इससे सम्मानित किया है, मतलब ये तथ्य कहा। तांत्या टोपे और नाना साहब हमारे पास कहां से हो जाते हैं? तो कानपुर से हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो बिहार से हो जाएगा। हजरत बेगम महल कहाँ से हो जाएगी? लखनऊ से हो जाएगी। हमारे पास बहादुर शाह जफर द्वितीय और भगत खान कहाँ से हो जाएंगे? दिल्ली से हो जाएंगे। ठीक है, माउंटबेटन प्लान की घोषणा कब हुई? जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया कब हुई थी, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। क्योंकि इटली ने क्या किया बेटा? माउंटबेटन को भारत भेजा, और ये पता करने के लिए कि भारत में क्या क्या हो सकता है। माउंटबेटन ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि भारत का विभाजन ही एक विकल्प है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इसी के आधार पर जून में ये घोषणा हुई। उन्होंने कहा ठीक है विभाजन कर दो, और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रख दिया। और 18 जुलाई को, इससे पहले जो हमने देखा उसको भाई जॉर्ज 6 था, उसने अपनी क्या दे दी? स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? है इरविन लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में भी तो वही है, लॉर्ड लिनलिथगो। अरे बेवल तो देखो 1944 की बेवल योजना है, तो 44 है नहीं। माउंटबेटन आपको पता है कब आएगा? 47 में आएगा। लॉर्ड इरविन 1931 में है। गांधी इरविन, तो ये तो यही तो है इलिमिनेशन थ्योरी। इलिमिनेशन थ्योरी पे काम करो भाई, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रश्न में कोई डाउट है तो बताओ, फिर बात करते हैं पॉलिटी की। यहाँ तक किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो बताओ, पूछो पूछो, से बाद में पूछना है। बताओ बताओ, कुछ चीज समझ में ना आ रही, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो अह, चलो करते हैं हम लोग क्या? पॉलिटी शुरू। बताओ जरा, अब तुमने बताना है। पॉलिटी में तो कोई गलत होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई गलत करने वाला प्रश्न ही नहीं है। बताओ जरा। 60 66, अच्छा क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो, ठीक है। 66 की अगर बात करते हैं तो कौन सा है हमारे पास? समान नागरिक संहिता, ठीक है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में हमारे पास? तो आर्टिकल 44 में यहाँ पर हो जाएगा, यूसीसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यूसीसी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो हम ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो लागू करने वाला कौन था? गोवा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले लागू करने वाला कौन है? उत्तराखंड। यूसीसी कानून बनाने वाला पहला राज्य भी कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 कहाँ पर है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। 40 में हमारे, अब तुमने बताना है ये सब, अब मैं नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 40 में क्या है? फटाफट बोलते रहो बस। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत हमारे यहाँ त्रिस्तरीय भी है और 4 स्तरीय। आर्टिकल 45 में क्या है? फटाफट फटाफट, 45 में क्या है? ये तो बहुत इजी इजी है, तो सुने हुए हैं, अभी तो उटपटांग आर्टिकल तो आए ही नहीं अभी। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाना? शिक्षा अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा। 51 में क्या है? 51 अंतरराष्ट्रीय शांति समझौतों की अभिवृद्धि। शांति और समझौते में क्या करना? अभिवृद्धि करना। 51 डीपीएसपी के ही हैं वो सारे। मुश्किल हो जाएगी ऐसे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत इजी इजी है बेटा। डीपीएसपी तो मैंने जब पढ़ाया था तब भी कहा था कि डीपीएसपी तो बस ऐसे रखना है, नींद में भी याद होने चाहिए वो डीपीएसपी तो। कौन सा अनुच्छेद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 356। ठीक है, तो हमने कहा आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। 352 में हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हमारे पास 352 में हमारे पास कौन सा हो जाएगा?
नहीं नहीं, वो तो आधार है बेटा। वो क्या है हमारे पास, आधार लगाने का आधार। तो हमारे पास क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। वो कौन सी हो जाएगी, नेशनल, राष्ट्रीय आपातकाल। हमारे पास क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है, 360 में हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमने एकमात्र आर्टिकल जिसका यूज नहीं किया है। ठीक है, 365, चलो खैर 365 तो इसी से संबंधित है। चलो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, कितने समय के लिए होती है, तो हमारे पास 6 साल या 65 साल की उम्र में, जितना भी उससे पहले हो, इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। महालेखा परीक्षक है हमारे देश की जो हमारी जो आय जो है, मतलब पैसा है, जो लोगों का जो पैसा है, उसके संरक्षक के तौर पर भी काम करता है। कौन से में, तो आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 151 में अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये भी ध्यान रखना, किसे, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है बेटा, ये ध्यान रखना। कार्यकाल की बात करें, 6 साल 65 साल नहीं पर वर्ष, 6 वर्ष या 65 साल की उम्र अगर वो पूरी कर चुका हो। साथ ही साथ ध्यान रखना, कैग को उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। ठीक है, चलो, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो हम नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताओ जरा, कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये योजना आयोग था 1950 में, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने इसको नाम बदल कर क्या कर दिया बेटा, नीति आयोग। इसी को सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न जो बने हुए हैं पेपरों में, वो ध्यान रखना। ठीक है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है यही लोग करते हैं। सीईओ कौन है इस समय, सीईओ कौन है, सुमन बेरी क्या है, पक्का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो। उपाध्यक्ष क्या बोला तुमने, बेरी, हाँ ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, और सीईओ कौन हो जाएगा, सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 263 में इसको रखा गया है। किसकी सिफारिश पर अगर कभी आया, तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। सरकार आयोग 1983 में बना, 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में जो है अंतरराज्य परिषद बनाया राष्ट्रपति ने, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है बेटा, अध्यक्षता कौन करता है इसकी, प्रधानमंत्री करता है। और जब प्रधानमंत्री करेगा तो अंतरराज्य परिषद का जो पहला प्रधानमंत्री, मतलब पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह मतलब विश्व प्रताप सिंह जो है इसका पहला अध्यक्ष हो जाएगा अंतरराज्य परिषद का। एक और आता है इसी के साथ, जल विवाद से संबंधित। ठीक है, वो कौन सा है, आर्टिकल 262। जल विवाद जब भी होता है तो इसी में होता है, अंतरराज्यीय जो जल परिषद है इसमें किया जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर जो है, यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में जो है इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अभी बता दिया, वित्तीय आपातकाल से कौन सा संबंधित है, 360। जीएसटी परिषद का नेतृत्व कौन करता है, जीएसटी परिषद का नेतृत्व कौन करता है बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका करता है। ठीक है, फिर जीएसटी परिषद में। ठीक है, चलो खैर परिषद का तब देखते हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख किसमें है, ये तो बेसिक से प्रश्न है पॉलिटी के, किसमें राजभाषा का उल्लेख किसमें है, 343 में। ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत, भाग 17 में जो संघ की राजभाषा जो है 343 से 351 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, 343 में 51 में क्या है, हिंदी भाषा को बढ़ाने के क्या दिए गए हैं, निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए। 324 में हमारे पास क्या आ जाता है, निर्वाचन। ठीक है, क्या आ जाता है, निर्वाचन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है हमारे पास, वैधानिक निकाय है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार को कब बनाया गया था, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं बेटा वो है रंगराजन मिश्रा। ठीक है, रंगराजन, ठीक है, मिश्र जो है, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष हो जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। 8वीं अनुसूची में कितनी, अभी ऐसे बेसिक से प्रश्न है, गलत नहीं होने चाहिए। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। बाद में 8 भाषाएं संविधान संशोधन से जोड़ी गई। बताना जरा कौन कौन से संविधान संशोधन थे,
1967 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। उसके बाद बताओ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। नमक से याद रखना है, वो 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद कौन सा इन दोनों को जोड़ दोगे तो 92वां संविधान संशोधन। 4 जोड़ी गई, कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है, चलो। वोटिंग की उम्र 61वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया और हमने 21 वर्ष से इस वोटिंग की उम्र घटाकर कितना कर दिया बेटा? 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। तो आर्टिकल 76 में ध्यान रखना, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल, वेतन भत्ते, कब रहना है, कब जाना है, सब कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। इससे संबंधित संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, महान्यायवादी, बस महान्यायवादी के पास एक पावर है आर्टिकल 88 में कि वो भाई संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। आर्टिकल 88। ठीक है, इसी की सहायता के लिए एक बनाया गया बेटा सॉलिसिटर जनरल। कौन है इस समय? हमारा तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। इस समय महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमणी है ना। सॉलिसिटर जनरल यानी महान्यायवादी की मतलब